नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार हुई धीमी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का हुआ तबादला। यास तूफान को लेकर बिहार में ब्लू अलर्ट हुआ जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए साथ ही लॉकडाउन के फैसले के बाद सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन के फैसले को विस्तार कर दिया है। हालांकि इस दौरान पहले से जारी किए गए नियमों में कोई खास ढिलाई नहीं दी गई है। सिर्फ खाद बीज की दुकानों को अब रोजाना खोला जा सकता है, जिसके तहत सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस 1 जून तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय को ही खोलने की अनुमति है। 1 जून तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही दुकानों के खुलने का समय भी पहले की तरह निर्धारित होगा, यानी कि शहरी इलाके में दुकान 10 बजे तक खुलेंगी, वहीं गांव में 8 बजे से 12 बजे तक दुकान खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि पर फिलहाल सख्ती पहले की तरह ही जारी रहेगी। साथ ही शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की बात कही गई। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बिहार में कोविड-19 के मामलों में आई भारी गिरावट। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार थमती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2844 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,942 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 90, अरवल में 10, औरंगाबाद में 124, बांका में 32, बेगूसराय में 141, भागलपुर में 79, भोजपुर में 29, बक्सर में 24, दरभंगा में 45, ईस्ट चंपारण में 83, गया में 139, गोपालगंज में 75, जमुई में 14, जहानाबाद में 25, कैमूर में 5, कटिहार में 132, खगड़िया में 43, किशनगंज में 46, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 43, मुंगेर में 75, मुजफ्फरपुर में 92, नालंदा में 94, नवादा में 29, पटना में 490, पूर्णिया में 56, रोहतास में 28, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 201, सारण में 48, शेखपुरा में 15, शिवहर में 50, सीतामढ़ी में 24, सिवान में 56, सुपौल में 94, वैशाली में 80, वेस्ट चंपारण में 104 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 18 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5500 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,28,033 सैंपल की जांच हुई है। स्मार्ट सिटी बनने के साथ ही राजधानी पटना में दिखेगी 3D पेंटिंग्स। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ 3D पेंटिंग की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत सरकार एक नई मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत शहर की दीवारों पर 3D पेंटिंग कराने को लेकर योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही पटना शहर के 5800 वर्ग फुट एरिया में यह स्मार्ट 3D पेंटिंग की जाएगी। इसके साथ ही शहर के 40 जगहों पर ई टॉयलेट बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए 4 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। इस ई टॉयलेट की सुविधा से शहर के लोगों की परेशानी कम होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना शहर अपने ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के साथ साथ अपनी शिक्षा, वाणिज्य और चिकित्सा का भी एक प्रमुख केंद्र है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच बीते दिन बड़ा तबादला देखने को मिला, जिसके तहत 36 अधिकारियों के तबादले की सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। जिसके तहत धर्मेंद्र कुमार को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, योगेंद्र कुमार को भोजपुर के पीरो में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, अमित अनुराग, आनंद कुमार, दिलीप कुमार और दरभंगा सदर में पदस्थापित नैना कुमारी का तबादला अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर किया गया है। इसके साथ ही राकेश कुमार को उसी जगह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, मोहम्मद इमरान को छपरा सदर का अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, धनंजय त्रिपाठी को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी, कैमूर जिले के संजीत कुमार को अनुमंडलीय आलोक शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस पर अनुदान के लिए आए हजारों आवेदन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस पर अनुदान के लिए बिहार सरकार के पास 4500 से ज्यादा लोगों के आवेदन सामने आए हैं, जिसके बाद योग्य 1020 आवेदकों का चयन कर अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। बीते दिन से चयनित आवेदक एम्बुलेंस खरीद के बाद अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन शुरू कर चुके हैं, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी है। इसके साथ ही इस बाबत उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस खरीद हेतु अनुदान के लिए आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है।
यास तूफान को लेकर बिहार में ब्लू अलर्ट हुआ जारी। बंगाल ओडिशा के तट से जल्द ही यास तूफान टकराने वाला है। हालांकि इसको लेकर बिहार में भी ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही बिहार में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यास का असर 25 मई की शाम से देखने को मिल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। चक्रवात यास 26 मई और 27 मई को तेज हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इन 2 दिनों के दौरान हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है, जिसके कारण बंगाल और झारखंड से सटे कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जिले चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। इसके अलावा पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और अन्य जिलों में भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। पटना के पार्कों का कर सकेंगे वर्चुअल दीदार। अब बिहारवासी पटना के पार्कों का वर्चुअल माध्यम से दीदार कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन योग सीखकर स्वस्थ रहने के गुर भी सीख सकते हैं। पार्क के वर्चुअल टूर के साथ अब पार्क में पाई जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही किस पार्क में कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे, वहां के आकर्षण के केंद्र है, इसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है, जिसके तहत पटना पार्क प्रमंडल के मुख्य पार्कों का वर्चुअल टूर करने के लिए आपको www.patnapark.com वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के जरिए आप पटना पार्क प्रमंडल के मुख्य पार्क, इको पार्क, शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क, एसके पुरी पार्क, भंवर पोखर पार्क, मैकडोवल पार्क, कांग्रेस मैदान पार्क, पुलिस कॉलोनी पार्क, शिवपुरी पार्क, पंजाबी कॉलोनी पार्क, पाटलिपुत्र पार्क, सीआईडी कॉलोनी पार्क समेत कई प्रमुख पार्क का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह का जन्म बिहार के सोनपुर जिले में हुआ था। अभिमन्यु सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित अक्स 2001 में अपनी शुरुआत की थी। उन्हें अपना पहला ब्रेक अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गुलाल, जो कि 2009 में आई थी, उसमें रणंजय सिंह की भूमिका से मिली थी। भूमिका में उन्हें उनके सफल प्रदर्शन के लिए 2010 का स्टारडस्ट पुरस्कार भी दिलाया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को देखते हुए बिहार को अब मिलेगा ज्यादा इंजेक्शन। बिहार में कोविड-19 के प्रभावितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बिहार को मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के कोटा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब 30 मई तक बिहार को 2,39,000 वायल मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की जांच शुरू हो गई है। ड्रग कंट्रोलर बिहार के कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेमडेसिविर के कुछ बैच के सैंपल्स कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए हैं। इस पर राज्य औषधि नियंत्रण रविंद्र कुमार सिन्हा ने जांच और कार्रवाई के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक को पत्र भी लिखा है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब मिलेगी सरकारी सहायता। बिहार में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकार अब मदद करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के दिशा आदेश के बाद परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा और असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रतिमाह अनुदान की राशि उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक मिलेगा। इतना ही नहीं, एड्स जैसे रोग से ग्रसित लोगों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। बिहार में जल्द ही बनेगा 2 और सौर ऊर्जा प्लांट। कजरा और पिरपैती बिजली घर के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग ने भी इस काम को तेजी से करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बिजली घर को लेकर अब तक हुई कार्रवाई और अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जा रही है। केंद्र के अनुसार 5 साल में बिहार में 2,493 मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। इसमें 244 मेगावाट बायोमास और 25 मेगावाट पन बिजली भी शामिल है। सिर्फ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2022 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पूरे देश में 5 साल के बाद 99,533 मेगावाट बिजली पारंपरिक ऊर्जा से उत्पादित होगी। पावर सेक्टर से बिहार की मौजूदा कार्यप्रणाली पहले की अपेक्षा काफी अच्छी हुई है और आने वाले समय में इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। 18 से 44 साल के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए अब होगा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही अंतिम उपाय केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। यही कारण है कि सभी राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से पूरा करने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में बिहार में भी वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कोविन पोर्टल पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जोड़ा गया है। यह सुविधा केवल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। इसके तहत 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे वैक्सीन की बर्बादी में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाई नई रणनीति। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर ग्रामीण इलाकों में सतर्कता की कमी देखी जा रही थी। इसी बीच बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 का सामना करने के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन अपने सरकारी आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चलंत टेस्टिंग वैन की शुरुआत की गई है। इससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जांच होगी। इस जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी मौत हुई है उसकी पूरी जानकारी एकत्र करें और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए नए शर्तों का करना होगा पालन। बिहार में नए बिजली कनेक्शन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से नए शर्तों को लागू कर दिया गया है। बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था ये की गई है कि नए कनेक्शन के लिए पेसू क्षेत्र में जो भी आवेदन आएंगे वहां प्रीपेड मीटर ही लगाया जाएगा। आमतौर पर नए कनेक्शन का आवेदन कुछ इलाकों में बन रहे नए घर और अपार्टमेंट के लिए आता है। इसके अतिरिक्त घर के बंटवारे के बाद भी लोग नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं। इन सभी मामलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। बीते 24 दिन में बिहार में मिले 1 लाख लापरवाह लोग। जहां एक तरफ बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोविड-19 के मामलों में किसी तरीके से गिरावट लाई जाए, वहीं दूसरी तरफ बिहारवासी ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सरकार को कोसने वाले बिहारवासी ही नियमों में ढिलाई करते नजर आ रहे हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 दिन में करीब 1 लाख ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने मास्क पहनना समेत नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की तरफ से बीते 24 दिन में कोरोना के तहत जारी गाइडलाइन का नहीं पालन करने वाले और लॉकडाउन तोड़ने वाले कुल 764 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान राज्य भर में पुलिस की तरफ से 400 प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं। इसके तहत बीते 24 दिनों में नियम तोड़ने वालों से पुलिस ने 5,51,23,618 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस समय में 28,461 वाहन जब्त किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में संक्रमण दर में गिरावट आने की कही बात। जहां एक तरफ बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जून तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में संक्रमण दर में गिरावट होने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि बिहार में कोरोना लड़ाई लड़ने के क्रम में बिहार के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आया है। ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बायोपेप बेडों की उपलब्धता सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में लॉकडाउन के अच्छे परिणाम आए हैं, जिससे उत्साहित होकर बिहार सरकार ने 1 जून तक इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तीसरी लहर में रणदीप गुलेरिया ने बच्चों के महफूज रहने की कही बात। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर को लेकर अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत एक तरफ जहां तीसरी लहर को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह लहर बच्चों पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगी, वहीं दूसरी तरफ रणदीप गुलेरिया ने राहत की खबर सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दोनों लहर की बात की जाए तो आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्चे थे। ज्यादातर बच्चों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखे। ऐसे में यह कहना कि अगली लहर में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, ये वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी करनी होगी। दरअसल बच्चे अभी सुरक्षित है क्योंकि वो घर में है, जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे तो उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि बच्चों में संक्रमण कम होगा। ज्यादातर बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। मई को काला दिवस मनाएगी जन अधिकार पार्टी। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से जन अधिकार पार्टी विरोधाभास में नजर आ रही है। इस कारण से ही अब 26 मई को पार्टी ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। साथ ही पप्पू यादव की रिहाई की मांग को उठाने की बात भी कही है। इस बाबत जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों से मिलेगा। कल बेड़ी और हथकड़ी के साथ प्रदर्शन होगा। इतना ही नहीं, जन अधिकार युवा एवं छात्र परिषद के साथियों के द्वारा 27 मई को बिहार के सभी जिलों में श्री यादव की रिहाई हेतु अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जन अधिकार पार्टी कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों को मिलने वाले मुआवजे की राशि की मांग को लेकर भी सड़कों पर उतरने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में जारी किए गए पोस्टर पर शुरू हुई राजनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में जगह जगह पर पोस्टर देखे गए। उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि यह पोस्टर किसकी ओर से शहर में चिपकाया गया है यह फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, जिसके तहत ही राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो बात पोस्टर में लिखी हुई है वो वाजिब है। जनता ने मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है, यह आम जनता की आवाज है। यह पोस्टर राजद की तरफ से नहीं लगाया गया है। वहीं पोस्टर को लेकर जदयू की तरफ से नीरज कुमार ने कहा कि इस पोस्टर को दीवार पर सटवाने वालों ने इस पर अपना नाम तक नहीं लिखा है और ना ही जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा कि परोक्ष रूप से ट्विटर परिवार इसमें दिखता है।
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर शुरू हुई राजनीति का भाजपा ने दिया करारा जवाब। जहां एक तरफ कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से किया जा रहा है, वहीं बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल यह पूरा मामला वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के हमले का जवाब देने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सामने आए हैं। जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से जब पूरा देश परेशान था, तब वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया, जिसकी सराहना WHO के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के चेहरे और भरोसे पर देश की जनता को उम्मीद है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के महाआंदोलन के समर्थन में दिखे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने का और उनकी नीतियों को आड़े हाथों लेने का। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों के महाआंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि बिहार में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों का एक बड़ा बैकलॉग है। नीतीश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को बर्बाद किया है और उन्हें हमेशा अपमानित किया है। मैं शिक्षक बिरादरी के साथ एकजुटता से खड़ा हूं और भर्ती प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की मांग करता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि नियोजन प्रक्रिया की सारी अहर्ताएं और प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद पिछले 2 साल से नीतीश सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रतिभावान शिक्षकों को नहीं दिया है। नीतीश जी को आखिर बिहार के नौजवान को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहते हैं। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में भी शुरू हुआ उत्पादन। लगातार कई राज्यों से वैक्सीन खत्म होने की खबरों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत रूस से आई स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण भारत में शुरू हो गया है। देश की बड़ी दवा निर्माता कंपनी पेनेसिया बायोटेक ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सहयोग से सोमवार से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर दिया है। RDIF ने एक बयान में कहा कि भारत की दवा निर्माता कंपनी पेनेसिया बायोटेक हर साल 10 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करेगी। इसका व्यापक पैमाने पर उत्पादन गर्मी में शुरू हो जाएगा। रूसी RDIF के मुताबिक जल्द ही टीके का भारत में फुल स्केल उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यात्रियों को लेकर जा रहे स्टीमर सर जॉन लॉरेंस 1877 में उड़ीसा तट के पास आज के दिन डूबा। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर 1998 में प्रतिबंध न लगने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत आज के दिन हुए। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में आज के दिन हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन 1998 में आज के दिन हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ सुनील दत्त का निधन 2005 में आज के दिन हुआ था। विराट कोहली जल्द ही तोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को। भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली तेजी से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। जानकारों की माने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में खेलने के बाद एक और कामयाबी कप्तान के नाम पर दर्ज हो सकती है, जिसके तहत वो जल्द ही MS धोनी के भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरते ही सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में भारत की मेजबानी करने वाले पहले कप्तान की लिस्ट में कोहली का नाम शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर टीम ये मुकाबला जीत लेती है तो दुनिया के सबसे सफल कप्तानों की सूची में वो चौथे स्थान पर काबिज हो जाएंगे। उन्होंने अब तक अपने करियर में टीम इंडिया की मेजबानी में कुल 60 टेस्ट मैचों में की है और महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, विराट कप्तानों की सूची में वेस्टइंडीज के दिग्गज क्लॉइड लॉयड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अब टेलीग्राम देगा कोरोना वैक्सीन सेंटर की जानकारी। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में अब टेलीग्राम ने भी लोगों की मदद के लिए एक अहम पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत टेलीग्राम ने अपने यूजर को टीकाकरण केंद्र और टीका की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए नया टूल जोड़ा है। इस टूल के जरिए यूजर अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम के होम पेज पर आपको राज्य और जिला चुनने का विकल्प मिलेगा। आप जहां पर जा करके उस राज्य और जिले की जानकारी दर्ज करें। नए विंडो में आपको आपके जिले के चैनल को ज्वाइन करने का विकल्प मिलेगा। चैनल ज्वाइन करते ही आपको आपके जिले में कोविड-19 टीके की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राघवेंद्र कुमार, सूरज रॉय, प्रहलाद जोशी, दीपक कुमार, ममता कुमारी, मुस्कान कुमारी, पिंकी कुमारी, अभिलाषा शेख, दिव्यांशी शेखर कुमार, रवि, संदीप कुमार, अमन सिंह, ऋषभराज, विकी कुमार, आलोकनाथ। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के इस सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के बाद बिहार कोविड-19 की जंग जीतने में सफल हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।